A very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Apeksha Singh and I would like to welcome everyone in this wonderful session. So जैसे कि आपको पता है मैम is back with your favorite series Zenith series. I hope you all are enjoying. सबको पसंद में आ रहा होगा ये Zenith series. जैसे कि आपको बता चुके हैं, अगर न्यू स्टूडेंट्स है उनको बता देते हैं कि इसमें हम लोग क्या करवाते हैं. इसमें हम लोग कराते हैं बिल्कुल डिटेल लेक्चर्स नीट 2025 एंड नीट 2026. ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पे नीट 25 लिखा है तो 25 लोगों के लिए है, ये 26 के लिए भी है. तो अगर आप 11th स्टार्ट कर रहे हो या पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट किया आपने, तो आपके लिए बिल्कुल सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है, डिटेल सीरीज हम लोग ला रहे हैं. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लेक्चर 2 लिखा है, तो इसका मतलब लेक्चर 1 जो है वो खत्म हो चुका है. तो जिसने अभी नहीं देखा ना, यहाँ पे कहीं आपको दिख जाएगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगी और आपको पहले लेक्चर 1 लगाना है, फिर उसके बाद लेक्चर 2 पे आप आ जाना. तो आज हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 2 करने वाले हैं. सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड. मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. तो आपको क्या करना है, एक्साइटेड तो मैं हूं, बट आपको क्या करना है, आपको और ज्यादा मतलब आपको मोटिवेशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको देख के हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि और ज्यादा लेक्चर्स लाए जाए. तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है दिस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी कोर्स कंप्लीट हो जाए, है ना. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं. और अगर अभी तक आपने कॉपी और पेन नहीं लिया है तो प्लीज अपने साथ नोटबुक और एनसीईआरटी भी ले लो अपने साथ, ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ बनते रहे, है ना. क्योंकि आपको क्या करना है, टेस्ट मॉक टेस्ट देना है या फिर एमसीक्यू देना है, तो उसके लिए आपके पास नोट्स बने रहेंगे. तो रिवाइज किया, सीधा मॉक टेस्ट दे दिया, है ना, इजी हो जाता है. सो प्लीज कॉपी पेंसिल जितना भी ज्योमेट्री का सामान है सारा लेकर बैठो, ताकि आपके नोट्स बनते रहे जल्दी साथ साथ ही, क्योंकि मैं ऐसे ही बिल्कुल लिख के पढ़ाने वाली हूँ. आपके नोट्स बनते रहेंगे, ठीक है. स्टार्ट करें. यस गाइस, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लग रहे हैं आपको ये लेक्चर्स. आप बताते हो तो बिल्कुल अच्छा लगता है कि हाँ एटलीस्ट हम लोग जो भी बना रहे हैं आपको पसंद आ रहा है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. यस, मोनेरा से स्टार्ट करना है. तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया कि आर.एच. विटैकर अंकल थे. आपको सबको अगर याद है तो एक अंकल थे हमारे जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, आर.एच. विटैकर अंकल. तो उसमें जो पहला किंगडम कौन सा था, मोनेरा. तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ताकि याद रहे और क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो. यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता दूंगी, ठीक है. तो मोनेरा स्टार्ट करते हैं. तो मोनेरा स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं. तो अगर मैंने आपको किसी ग्रुप में डाल दिया बट आपको पता ही नहीं है कि इसमें आता कौन है, तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है. तो सबसे पहले पता होना चाहिए मोनेरा में कौन आता है. मोनेरा में आपके आते हैं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स. अच्छा, अब ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते कौन होते हैं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स. तो वो हमारे हैं बैक्टीरियाज, ठीक है. कौन से हमारे बैक्टीरियाज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो हमारे हैं बैक्टीरिया. अब हमारी एनसीईआरटी, प्यारी एनसीईआरटी जो है, उसमें एक पहली लाइन, मोनेरा में पहली लाइन लिखी हुई है बहुत सुंदर तरीके से कि बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम, ठीक है. अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो आप बिल्कुल खोल के देखोगे, पहली लाइन ही लिखा हुआ है कि बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम. अच्छा चलो मान लिया, ठीक है, बैक्टीरियाज को मान लिया. अब थोड़े से फीचर्स देख लें इनके, क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब देख लेते हैं, राइट. तो अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो इनको बोला जाता है कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन. मतलब हर जगह मिलेंगे आपको ये बैक्टीरियाज. एक जगह का नाम लो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहां पे प्रेजेंट नहीं हो. तो कहाँ मिल सकते हैं आपको, दे आर कॉस्मोपॉलिटन. या आपको मिल सकते हैं हॉट डेजर्ट्स में, हॉट डेजर्ट, ठीक है. और कहाँ मिल सकते हैं, आइस कैप्स, डीप सॉयल. मतलब आप एक ऐसा नाम लो एक ऐसे जगह का जहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो कहाँ पे, सारी जगह पे ये आपको मिलेंगे. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है.
अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है बैक्टीरिया का। अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो दे आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा सिंपल साधारण ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और अगर मैं इनके बिहेवियर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। तो ये तो वही वाली बात हो गई, मैं दिखता हूँ बहुत ज़्यादा सीधा बट अंदर से मैं कुछ और ही हूँ, ठीक है, अंदर से मैं कुछ और ही हूँ। तो वही वाली बात है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए, तो स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया का वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब दे आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। एंड अगर मैं बिहेवियर की बात करती हूँ, बिहेवियर की बात करूँ बैक्टीरिया की, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है इनका, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया भाई कि हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो मोनेरा में होते हैं। कौन होते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स? आपके बैक्टीरियाज हो गए। ये कॉस्मोपॉलिटन है, सब जगह मिलेंगे आपको। हॉट डेजर्ट्स हो गया, आइस कैप्स हो गया, कहीं भी देख लो आपको ये मिल जाएंगे। जो इनका स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, और अगर मैं बिहेवियर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अब क्या है। अब इनको ना बैक्टीरियाज को डिवाइड कर दिया किस बेसिस पे? शेप के बेसिस पे, शेप बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो बैक्टीरियाज को इन्होंने डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहला जो है हमारा कोका है, जिसको हम कोकस भी बोलते हैं। ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। ये जो डायग्राम है ना बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। स्फेरिकल शेप के होते हैं ये कोकाए, ठीक है, और कोकस। तो ये जो डायग्राम मैं लेकर आई हूँ, एनसीईआरटी का डायग्राम आपके लिए लेकर आई हूँ। स्फेरिकल शेप हो गया, ठीक है। अब ये जो है वो फ्लैजिला, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो इसका क्या मतलब हुआ? फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला आपको मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट। तो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मतलब मोटाइल है, और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन मोटाइल है, राइट, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अगर मैं कोकाई की बात करूं तो दे आर नॉन मोटाइल बिकॉज फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। ओके, चलो अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा इज बैसिलस, ठीक है। बैसिलस जो इनका क्या शेप होता है? रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज, ठीक है। ये भी मोटाइल, मतलब मोटाइल नहीं होते, तो फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं, तो दे कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल डिपेंडिंग ऑन, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो होंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। स्पाइरला, स्पाइरलम भी बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? स्पाइरल शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप, ठीक है। ये सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं? स्पाइरल शेप के होते हैं, और इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये मोटाइल है। विब्रियो इज कॉमा शेप्ड, ठीक है। तो ये आपके आगे बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है। पहला है कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरला एंड विब्रियो, ठीक है। चलो इतना सब कुछ समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। अभी तक कुछ भी ऐसा भारी भरकम सा नहीं यूज किया गया है ना? समझ में आया? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि मैम इसमें प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया, आप एक बार दोबारा से वो कर दो, तो हम लोग आपके लिए वो अरेंजमेंट कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो बैक्टीरियाज है वो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, राइट। तो अब वो किस वजह से होता है? वो होता है न्यूट्रिशन की वजह से। अब मैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बात करूं तो कितने टाइप के हैं? यहाँ पे आपके लिए 3 टाइप के हैं। पहले तो हो गया हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। दूसरा हो गया फोटोसिंथेटिक, और तीसरा कौन सा हो गया? कीमोसिंथेटिक। क्या हो गया? कीमोसिंथेटिक। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 टाइप के न्यूट्रिशंस हो गए, हेटेरोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले आपको इन तीनों वर्ड्स का मतलब तो पता होना चाहिए। देखो ये हम लोग ना 7th 8th क्लास में पढ़ते थे कि हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, प्रोड्यूसर्स, है ना, सेपेरोफाइटिक, ये सब चीजें हम लोग 7th 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो एक बार मैं फिर भी छोटा सा बता देती हूँ। हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि
वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए? फूड के लिए, है ना। तो ये किस कैटेगरी में आ गया? हेटेरोट्रॉफिक। तो बैक्टीरियाज हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। सो जो मोस्टली बैक्टीरियाज होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं। मतलब बोलते हैं भाई हम खाना वाना नहीं बना सकते, हम तो किसी और पे डिपेंड करेंगे, मतलब और किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे अपने फूड के लिए, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो बैक्टीरियाज है वो हेटेरोट्रॉफिक है। फोटोसिंथेटिक मतलब वो लाइट का यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाइट, लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो मैम आप। चलो लिख देती हूँ मैं आपके लिए लाइट। अरे हाँ, लाइट लिख दिया यहाँ पे। क्या करते हैं? लाइट का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैं कीमोसिंथेटिक की बात करती हूँ। तो देखो, बैक्टीरियाज ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करते हैं। मतलब कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स का यूज करके वो एनर्जी और फूड बना सकते हैं। सो पूरे यूनिवर्स बोलो या पूरे अर्थ पे कहीं भी बोलो, जो बैक्टीरियाज है वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं या फिर उससे फूड बना सकते हैं। तो कीमोसिंथेटिक में क्या हो गया आपके? कौन से हो गए? और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर केमिकल्स बोल लो आप, है ना, ठीक है। अरे चलो ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, सब हो गया। हेटेरोट्रॉफिक हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया, कीमोसिंथेटिक हो गया। 3 वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया मैम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक में भी 3 टाइप के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। सेप्रोफाइटिक मतलब वो अपना जो फूड है वो किसी डेड और डिकेइंग और मैटर से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो दे आर सेप्रोफाइटिक। दूसरे हो सकते हैं कि दे कैन बी पैरासिटिक, पैरासिटिक और पैरासाइट्स, मतलब वो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे है या फिर मतलब उनकी बॉडी से फूड डिराइव कर रहे हैं, या फिर कुछ भी जो भी न्यूट्रिशन का चीज है वो किसी और से ले रहे हैं, किसी और की बॉडी से, ठीक है। तो वो हो गए पैरासाइट्स। तीसरा होता है आपका सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रह सकते हैं। तो ये आपके तीनों हो गए हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। सो ये हो गए कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉफिक। मेजॉरिटी जो बैक्टीरियाज होते हैं दे आर सेप्रोफाइटिक, ठीक है। मेनली दे आर सेप्रोफाइटिक, मतलब वो अपना जो न्यूट्रिशन होता है, फूड होता है, वो किसी डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, हो गया, समझ में आ रहा है सबको? प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। हम लोग ट्राई करेंगे कि उस पर एक अलग से वीडियो बना दे अगर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं आपके। चलो अब हम फोटोसिंथेटिक की बात करते हैं और कीमोसिंथेटिक की भी बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज की, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। बट उससे पहले ना मुझे एक और चीज बताना था आपको, यहाँ पे मैं बता देती हूँ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के बारे में। हाँ चलो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, कलर चेंज कर लो यार। चलो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो जैसे कि मैं आपको पता है ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, राइट। तो प्रोकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और वेसिकल टाइप का होता है, जो क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम क्रोमैटोफोर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्रोमैटोफोर होता है इनके पास, क्रोमैटोफोर होता है। जो किसका मॉडिफिकेशन होता है? उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका ही मॉडिफिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द क्रोमैटोफोर। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल जिसके पास पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सो बेसिकली जो ये क्रोमैटोफोर है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है, और किस पर्पस के लिए? फोटोसिंथेसिस की पर्पस के लिए, राइट। तो ये जो क्रोमैटोफोर होते हैं इसमें 2 पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, 2 पिगमेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोवर्डिन एंड बैक्टीरियोप्यूरिन,
ठीक है, बैक्टीरियो विरिडिन एंड बैक्टीरियो प्यूरिन। तो यहां पे मैं लिख देती हूं बैक्टीरियो विरिडिन, बैक्टीरियो, एक मिनट थोड़ा पानी पी लूं, मैं प्यास लग गई गाइस, तुम लोग भी पानी पी लो अगर थक गए हो। ठीक है, बैक्टीरियो विरिडिन एंड बैक्टीरियो प्यूरिन। सो नहीं रहे हो ना तुम लोग, दिख रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है ना? आई नो थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, बस आपको लर्न करना है ये सारी चीजें, घबराओ मत, बिल्कुल नोट्स बना लो आप। तो नोट्स से क्या होगा, आप बिल्कुल रिवाइज कर सकते हो, तो जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा, बिकॉज ये चैप्टर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ रटने वाली चीजें हैं, आपको नेम याद करने हैं। तो नेम याद करने का सबसे बेस्ट चीज होता है कि आप जितनी बार इसको रिवाइज करो उतना अच्छा है। पानी वानी अपने साथ लेकर बैठो गाइस, क्योंकि क्या होता है ना, बीच में प्यास लगती है। अब जैसे मेरा गला सूख गया था, अब मैंने पानी पी लिया तो मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, वरना मेरी आवाज ही नहीं निकलती। ठीक है, तो बैक्टीरियो विरिडिन एंड बैक्टीरियो प्यूरिन जो है वो दो पिगमेंट्स होते हैं। अब जो ये बैक्टीरियो विरिडिन है, ये क्या करता है, ये हमारे बैक्टीरिया को ग्रीन कलर देता है, ग्रीन कलर। सो क्या करता है, ये ग्रीन कलर दे रहा है बैक्टीरिया को। अच्छा, और बैक्टीरियो प्यूरिन क्या कर रहा है, ये पर्पल कलर दे रहा है बैक्टीरिया को। ठीक है, पी से पर्पल, ऐसे याद रख सकते हो आप। बैक्टीरियो विरिडिन एंड बैक्टीरियो प्यूरिन दो पिगमेंट्स होते हैं, जो ग्रीन कलर देता है और जो पर्पल कलर देता है। अच्छा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, CO2 प्लस H2O गिव राइज टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, है ना? तो क्या बैक्टीरियाज भी ये वाला मतलब ये फॉलो करते हैं? क्या बैक्टीरियाज भी ये फॉलो करते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर था, इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में, वो कौन था, H2O। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर है वो है H2S। S मतलब सल्फर। ठीक है, तो क्या होगा उसकी वजह से, उसके बेसिस पे कि H2S जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, उस बेसिस पे इन्होंने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज है? पहला तो है फोटोलिथोट्रॉफ्स। पहली कौन सी कैटेगरी है? फोटोलिथोट्रॉफ्स, एंड दूसरा है फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। तो फोटोलिथोट्रॉफ्स मतलब जैसे मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर इज H2S, इनऑर्गेनिक सल्फर। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर, वो H2S नहीं होगा, वो कौन होगा? कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। दैट्स व्हाई द नेम फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आई होप ये दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि हमें ये चीज क्लियर है ना? चलो, अच्छा, अब उन्हीं बेसिस पे इन्होंने डिवाइड कर दिया फोटोलिथोट्रॉफ्स में। पहला आता है हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये ग्रीन कलर देता है बिकॉज इसमें पिगमेंट होता है, बैक्टीरियो विरिडिन एंड बैक्टीरियो प्यूरिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरियाज आ गए, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब आपको एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूछ लेंगे यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से जो एग्जाम्पल्स है वो आपको याद रखना होगा। तो अगर मैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करूं तो जो एग्जाम्पल है दैट इज क्लोरोबियम। ठीक है, याद रहेगा क्लोरोबियम। एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का जो है वो थियोस्पाइरुलम, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम इस पे आ जाते हैं। जैसे कि बोला कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर। अब उस बेसिस पे इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ग्रीन नॉन सल्फर। यहाँ पे नॉन सल्फर आ गया है ना, नॉन मतलब सल्फर नहीं है, तो ग्रीन नॉन सल्फर एग्जाम्पल है इसका क्लोरोनेमा एंड क्लोरोफ्लेक्सिस। ठीक है, क्लोरोनेमा एंड क्लोरोफ्लेक्सिस।
एंड यहाँ पे कौन सा दूसरा पर्पल नॉन सल्फर, जिसके एग्जाम्पल्स आपको है रोडोस्पाइरिलम एंड दूसरा है रोडोसूडोमोनास। तो ये दोनों जो काम करते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज का भी काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं ये दोनों बैक्टीरियाज। तो आई होप यहाँ तक पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने बताया आपको, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होता है जो एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, जो क्या है मॉडिफिकेशन किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मॉडिफिकेशन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो दो पिगमेंट है उसके पास, दो टाइप के पिगमेंट, एक तो बैक्टीरियोविरिडिन हो गया, बैक्टीरियोप्यूरिन हो गया, जो क्या करता है ग्रीन कलर देता है बैक्टीरिया को, और ये करता है पर्पल कलर देता है, पर्पल कलर बैक्टीरिया को। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर था वो कौन था, H2S। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर था वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इस बेसिस पे इन्होंने ग्रीन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल्स आपको याद करने। चलो करें, आगे करें, बता दो, आगे करते हैं। हाँ जी, करें आगे, चलो करते हैं आगे। हाँ ओके, नेक्स्ट जो हमारा था न्यूट्रिशन, वो था कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसमें देखो ज़्यादा कुछ मतलब याद करने की चीज़ है, बस आपको ये एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। तो हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में 4 टाइप के हैं। पहला तो हो गया हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, देन वी हैव द आयरन बैक्टीरिया एंड देन वी हैव द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजिनोमोनास। ठीक है, एंड द सेकेंड वन सल्फर बैक्टीरिया का क्या एग्जाम्पल है आपको, थियोबैसिलस, जो क्या करता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की तरह एक्ट करता है। ठीक है, देखो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, केमिकल्स में ज़्यादा घुसना नहीं है इतना, बस जितना आपको याद करना है उतना याद करिए, एग्जाम्पल्स याद कर लेना और बस आपको पता होना चाहिए। वैसे ये भी नहीं पढ़ाना चाहिए था, बट स्टिल मैं आपके लिए छोटा सा ले आई क्योंकि एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, फेरोबैसिलस आपका हो गया आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग में नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, ये सारे एग्जाम्पल, नाइट्रोसोमोनास, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स है आपके किसके, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया के। चलो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पे। क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ बैक्टीरियाज की, तो ये इनको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 कैटेगरीज में डाला है। एक तो हो गया आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, एंड दूसरा जो है वो है यू बैक्टीरिया, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा देखने को। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, जो इनकी सेल वॉल है, वो किससे मिलकर बनी हुई है, सूडोम्यूरिन की। जो सेल वॉल है आर्की बैक्टीरिया की वो स्यूडोम्यूरिन से मिलके बनी हुई है। ठीक है, और जो यू बैक्टीरिया है जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, ये मिलके बनी हुई है म्यूरिन की, किसकी क्या बनी हुई है, सेल वॉल म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। समझ में आया। ठीक है, सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन एंड म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन। मजे आ रहे हैं आपको, लेक्चर्स में मजे आ रहे हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आर्की बैक्टीरियाज को हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं आपको, मतलब ऐसे नॉर्मल जगह पे आपको नहीं मिलेंगे आर्की बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको आर्की बैक्टीरिया मिलेगा। उस बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड किया मीथेनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स बेस्ड ऑन द लोकेशन की कहाँ पे प्रेजेंट है। हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
पहला तो है मीथेनोजेंस, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पहली बात तो मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होगा। आपकी एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम लिखा हुआ है, बिल्कुल मार्शी एरियाज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा र्यूमेन ऑफ काउ, वहां पे मिल जाएगा। एंड क्या कर सकता है, क्या काम होता है? प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। किस काम आता है? प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज बता दूं क्या? इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वाला जो आपका टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार क्वेश्चंस आते हैं। मीथेनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। इस वाले जो भी मैं नोट्स लिखूंगी ना, इसको प्लीज अच्छे से एकदम स्टार मार्क कर दो। ये स्टार मार्क मतलब मैम ने स्टार मार्क किया है तो इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हैलोफाइल्स में आते हैं। हैलोफाइल्स में देखते हैं क्या कर रहे हैं। हैलोफाइल्स की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सॉल्टी एरियाज है, एक्सट्रीम, एक मिनट, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। तो आर्की बैक्टीरियाज कहाँ पे मिलते हैं? और सॉल्टी एरियाज में भी आपको मिल जाएंगे, ओके। थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे दे कैन एक्ट एज एनारोब्स और एरोब्स और एनारोब्स। सो एरोब्स मतलब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोब्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, और अगर मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो एनारोब्स की तरह भी काम कर सकते हैं। तो दोनों काम कर सकते हैं बेस्ड ऑन मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। थर्मोएसिडोफाइल्स की अगर मैं बात करूं तो थर्मोएसिडो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हाई टेम्परेचर, बहुत जो हाई टेम्परेचर वाली जगह होती है वहां पे भी मिल जाएंगे आपको आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। वेरी हाई टेम्परेचर। और क्या होगा? लो पीएच। देखो अगर एसिडिटी ज्यादा है, एसिडिटी अगर आपकी ज्यादा है तो आपका पीएच कम होगा, तो लो पीएच वाली जगह पे भी ये मिल जाएंगे आपको। सो इसका नाम क्या है? थर्मो एसिड। थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, एसिडो मतलब हाई एसिडिटी वाले एरियाज में, हाई एसिडिक एरियाज है मतलब लो पीएच होगा, तो डेफिनेटली उस जगह पे आपको आर्की बैक्टीरिया मिल जाएगा। समझ में आया है यहाँ तक? और हाँ, इसमें भी ये चीज है कि ये एनारोब्स की तरह भी काम कर सकते हैं और एरोब्स की तरह भी काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आपको मजा आ रहा होगा। मैं ये भी आपसे आशा करती हूँ कि आप अपने नोट्स भी बना रहे हो। अगर नहीं भी बना रहे हो तो आप अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? एक बार थोड़ा देख ले, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया पढ़ लिया, हम लोग अब यू बैक्टीरिया पे आ गए। चलो ठीक है, चलो यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा यू बैक्टीरिया के बारे में, जैसे मैंने बताया कि जो ये यू बैक्टीरिया, इनको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? ट्रू बैक्टीरिया। अच्छा, सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, ठीक है। चलो अब यू बैक्टीरिया को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से, क्या क्या है, जरा देखते हैं कौन कौन से। तो पहला तो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। पहला आपका है ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइनोबैक्टीरिया। सो साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। दूसरा नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ। स्टार कहाँ पे है? अरे यार, हाँ यहाँ पे मैं आपके लिए स्टार लगा देती हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखना प्लीज,
नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। चलो अच्छा, ब्लू ग्रीन आल्गे। दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा माइको, एक मिनट, यही है ना, हाँ, माइकोप्लाज्मा। मैं ये देख रही हूँ कि स्लाइड में मैंने लिखा तो है ना, कहीं पता चले मैं भूल गई हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ और स्लाइड में मैंने ऐड ही नहीं किया, ठीक है। चलो हमारे पास दो है, ब्लू ग्रीन आल्गे एंड माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्गे, ठीक है। पहले हम लोग इसके थोड़े बहुत फीचर्स देख लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया के थोड़े बहुत फीचर्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूनिसेल्युलर है भाई, ये लोग क्या है? यूनिसेल्युलर है, अच्छा ठीक है। यूनिसेल्युलर तो है बट ये कॉलोनीज में रहते हैं। जो उनकी कॉलोनीज होती है ना वो फिलामेंटस होती है। तो जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये फिलामेंटस इनकी कॉलोनीज है, ठीक है। एक मिनट, थोड़े अलग कलर से लिखो। फिलामेंटस कॉलोनीज होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मल्टी सेल्युलर है, ये यूनिसेल्युलर ही है बट ये कॉलोनीज में रहते हैं। मतलब उनको अकेले ना बहुत लोनली लगता है, बहुत अकेला पसंद नहीं है रहना, तो इसीलिए क्या करते हैं वो कॉलोनीज बना लेते हैं और उनके साथ रहते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो दूसरा चीज क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके साइड में एक म्यूसिलेजिनस और जिलेटिनस शीट होती है इसके मतलब साइनोबैक्टीरिया में। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, जिलेटिनस और म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है, ओके। चलो अब और देखते हैं, और क्या देखते हैं कि जो इनका ये कहाँ पे मिलते हैं। तो ये आपको टेरेस्ट्रियल भी मतलब इनका जो हैबिटेट है वो एक्वाटिक भी हो सकता है, मरीन। एक्वाटिक तो होता है, एक्वाटिक में मरीन हो गया, आपका फ्रेश वाटर हो गया, बाकी ये टेरेस्ट्रियल में भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्वाटिक, भाई नोट्स बनाते रहना, जिसमें मरीन हो गया और फ्रेश वाटर, अच्छा ठीक है। ये फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, और अगर आपको टेरेस्ट्रियल मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल भी मिल जाएंगे आपको ये। तो ये तो आपके हो गए थोड़े बहुत फीचर, म्यूसिलेजिनस और जिलेटिनस जो है वो शीट प्रेजेंट होती है, ओके। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसके पहले मैं और ये चीज वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रोमैटोफोर याद है आपको? यहाँ पे मैंने लिखा है क्रोमैटोफोर, याद है सबको? अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है क्रोमैटोफोर। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर ये रिकॉर्डेड भी जा रहा है तो आप लोग लिख सकते हो क्रोमैटोफोर क्या होता है। मैंने वैसे ऑलरेडी बता दिया है बट स्टिल आप लोग मुझे दोबारा से बता सकते हो क्रोमैटोफोर होता क्या है। यस गाइस, ठीक है। क्रोमैटोफोर जैसे मैंने पहले बताया कि एक मॉडिफिकेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और उसमें दो तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ की बात करें हम लोग, साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन आल्गे की बात कर रहे हैं। तो ब्लू ग्रीन आल्गे में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है, विच इज द एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे कि आपने बोला, आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर कौन था? H2S था, ठीक है। कौन था? H2S था। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर होगा वो H2S नहीं होगा। अब कौन होगा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर होगा H2O, ठीक है। ये आपका होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर, तो ऑक्सीजन मिलेगी आपको। चलो, तो इस क्लोरोफिल ए की वजह से क्या होता है? ग्रीन कलर आता है आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जैसे इसका नाम क्या है? ब्लू ग्रीन आल्गे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर आता है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट है। अब इसमें एक और एडिशनल चीज होती है, दैट इज कॉल्ड द फाइकोबिलिन प्रोटीन, ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है, फाइकोसियानिन एंड फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। दो टाइप की होती है। तो इस प्रोटीन की वजह से उसको ब्लू कलर मिलता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? ब्लू ग्रीन आल्गे। अब समझ में आया क्यों इसको ब्लू ग्रीन आल्गे बोला जाता है?
हाँ समझ में आया ना यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो एक्सेप्शन है बैक्टीरियाज में। समझ में आ गया ना आपको? देखा यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ रहे हैं, केमिस्ट्री में तो आप एक्सेप्शन पढ़ ही रहे थे, अब बायो में भी एक्सेप्शन आ रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, अब पढ़ लेते हैं, क्या हो गया, अब दे दिया तो दे दिया। तो ये क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो आपको ये डायग्राम तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। इसमें जो ये वाले सेल्स हैं, जो ये वाले सेल्स हैं वो किसके लिए हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड आपको ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा, ये वाला, ये किसका है, नॉस्टॉक की बात कर रही हूँ। ये एनसीईआरटी में भी आपका डायग्राम है, एनसीईआरटी का आप बुक खोलो, अगर आपके पास अभी है तो एनसीईआरटी में खोल के देखोगे, यहाँ पे नॉस्टॉक होगा, ये मैं उसका डायग्राम उठा के लाई हूँ। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम हेटेरोसिस्ट, ठीक है, ये क्या है, हेटेरोसिस्ट। ये क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दो काम हो गए भाई इसके, दो काम हो गए, फोटोसिंथेसिस तो करता ही करता है, साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। देखो पूरा वर्सेटाइल हो गए सब लोग, है ना, वर्सेटाइल हो गए हैं लोग। चलो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आया होगा, सबको समझ में आया तो प्लीज बताना, है ना, आपको लेक्चर्स भी पसंद में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट चाहिए, बिल्कुल एकदम ऐसा, है ना, एकदम मैम की जुबान फिसल जा रही है बार बार। चलो ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। एक बार अगर देखना है तो देख सकते हो, मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ आपके लिए। चलो हो गया, रिवीजन हो गया, ठीक है। चलो एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं, इसको दोबारा से रिवीजन करा दे। यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, जिलेटिनस और म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है। एक्वेटिक तो होते ही हैं, अगर एक्वेटिक होते तो मैरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। अगर टेरेस्ट्रियल होंगे तो आपको कहाँ मिलेंगे, मॉइस्ट प्लेसेस पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे क्रोमैटोफोर के पास दो पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए। यहाँ इस ब्लू ग्रीन एल्गे में दो टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, नॉट दो टाइप के, क्लोरोफिल ए एंड दिस इज द प्रोटीन फाइकोकोबिलिन प्रोटीन, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ब्लू कलर मिलेगा और इसकी वजह से ग्रीन कलर मिलेगा। ओके चलो, ये जो सेल्स हैं दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दिस वन इज कॉल्ड द हेटेरोसिस विच इज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलो भाई खत्म करते हैं, आज खत्म करते हैं, ज़्यादा ही लंबा लेक्चर हो गया भाई, हम थक गए। मैम इतना बोल रहे हो आप, थक चुके हैं हम लोग, तो पानी वानी लेकर बैठो भाई, मैंने पहले बोला है पानी वानी लेकर बैठा करो ताकि थकावट ना हो, पानी पी के नोट्स लिखा करो, ठीक है। चलो आई थिंक इसके बाद ना आपके पास इतने अच्छे नोट्स हो जाएंगे कि आप एकदम अच्छे से रिविजन करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ एग्जाम्पल्स भूल गई हूँ मैं, एग्जाम्पल्स बता देती हूँ क्या क्या है एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स हैं नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन है, सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो इसकी गमीज या फिर इसके टैबलेट्स बना के लेकर जाते हैं, बिकॉज ये मतलब उससे क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा कि अपना प्रोटीन इंटेक, जो भी जितना भी प्रोटीन इंटेक है बॉडी का, वो पूरा करते हैं किससे, स्पाइरुलिना से, ठीक है। तो स्पाइरुलिना इज सिंगल सेल प्रोटीन। टोलिपोथ्रिक्स ये भी आपका एक एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गे का। तो आई थिंक ये पूरा ब्लू ग्रीन एल्गे हम लोगों ने खत्म कर दिया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा पे, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं, माइकोप्लाज्मा के क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। तो यहाँ पे लिख दिया जाए आपके लिए, सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। And they are the smallest prokaryotes, smallest prokaryotes। क्या है ये, smallest prokaryotes। तो इनका साइज कितना होगा,
साइज क्या होगा? तो अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज इज अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतना ही साइज है माइकोप्लाज्मा का, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, और क्या याद रखना है, माइकोप्लाज्मा के स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। और आपको याद रखना है होता है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, करेक्ट। उसमें भी कौन सा, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइकोप्लाज्मा के बारे में। और कुछ तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको याद करने की ज़रूरत है या फिर बताने की ज़रूरत है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और एक और चीज़ है जो ये दे आर पैथोजेनिक, दे आर पैथोजेनिक किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। चलो हो गया, हो गया। और एक और चीज था इसमें, जो डीएनए है, जो इनका डीएनए है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। कितना टाइम हो गया हमारे, कितना टाइम हो गया, चलो टाइम भी देखना पड़ता है ना, कि पता चले मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और तुम सो रहे हो, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है इनका। चलो ये सारी चीजें आपको माइकोप्लाज्मा के लिए याद करने की जरूरत है, ये बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। क्या है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया? तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी कि मतलब स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, ये यूनिसेल्युलर्स है, राइट। तो अब यूनिसेल्युलर है तो किस टाइप का रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल करेंगे, एसेक्सुअल करेंगे? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन करेंगे। देखो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं तो आई थिंक एसेक्सुअल है ना, एसेक्सुअली करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा, बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन करते हैं ये लोग, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। आई होप तुम लोग सो नहीं रहे हो, प्लीज यार सोना मत। बाइनरी फिजन करते हैं, सो गए हो तो प्लीज जग जाओ, जग जाओ, हम लोग खत्म करने वाले हैं लेक्चर। बाइनरी फिजन की अगर मैं बात करूं, ये कब करते हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अंडर फेवरेबल कंडीशंस क्या करते हैं ये बाइनरी फिजन। मतलब कैसे, साइज बड़ा, मतलब बड़े हुए तो उसके बाद क्या हो गया, वो दो चीज़ों में डिवाइड हो गया, सिंपल सा। मतलब एक चीज़ था, साइज बढ़ गया, अब ये दो चीज़ों में डिवाइड हो गए, अलग अलग, ये दोनों डिफरेंट बैक्टीरिया हो गया। तो ये आपका हो गया बाइनरी फिजन, ठीक है। अब क्या है, अभी जो कंडीशंस है वो अनफेवरेबल है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, किस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो बाय मेकिंग स्पोर्स, बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। ये भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अच्छे से। तो आपको इस लेक्चर के बाद क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और ये नोट्स रखने हैं अपने साथ। तो आपको सब कुछ अच्छे से, मतलब एनसीईआरटी रीड करने में बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको ये लेक्चर लगाना है, इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वैसे अगर नहीं भी करोगे तो हम लोग इस चैप्टर को खत्म होने के बाद करवाएंगे, मैं करवाऊंगी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व, बिकॉज पेपर कहाँ से आता है आपका, एनसीईआरटी से आता है। तो एग्जाम्पलर तो सॉल्व करोगे, राइट, ठीक है। चलो बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स हो गया। अब बोलोगे मैम कि ठीक है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो करते हैं, क्या इनमें वेरिएशंस नहीं आती, क्या इवॉल्व नहीं होते बैक्टीरियाज? तो बिल्कुल इवॉल्व होते हैं। तो एक एनसीईआरटी में लाइन और लिखी हुई है कि दे रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इन्होंने एक ऐसा रिप्रोडक्शन मिमिक करा है विच इज सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो कौन कौन से, वो है पहला कॉन्जुगेशन, दूसरा आपका है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है ट्रांसडक्शन, ठीक है। अब मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी कि कौन कौन सा है कॉन्जुगेशन, कौन सा है ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा है ट्रांसडक्शन। इतना आपको पढ़ना भी नहीं है और ना ही जानना है, बिल्कुल नीट के लिए जितना पढ़ना है उतना ही याद रखो। तो समझ में आ गया, रिप्रोड्यूस बाय सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 3 नाम याद रखना, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, दैट्स ऑल,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या खत्म हो रहा है, मोनेरा खत्म हो गया भाई, जान छूट गई मोनेरा से, यहाँ पे आपका मोनेरा खत्म हो गया है। और एक चीज़ आई थिंक मैं बताना भूल गई, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है मैं बाद में बताऊंगी, अभी याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आज क्या हो गया, हमारा मोनेरा खत्म हो गया है, मोनेरा खत्म हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको मोनेरा। अच्छा ये वाला डायग्राम भूल गई, हाँ ये वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी से है, तो ये भी ध्यान से देखना, कभी कभी ऐसा होता है ये डायग्राम दे देते हैं और आपको लेबल करना होता है, तो देख लेना, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट था। तो चलो मोनेरा खत्म कर लिया है, नेक्स्ट वाले जो सेशन में हम लोग प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे और ट्राई करूंगी प्रोटिस्टा खत्म हो जाए, फिर फंजाई करना है, फंजाई के बाद हमें प्लांटिया और एनिमिलिया भी करना है, बट प्लांटिया और एनिमिलिया का अलग से ही चैप्टर है, तो मुझे लगता है कि मैं इस वाले मतलब इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांटिया और एनिमिलिया तो नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो उसका एक अलग से चैप्टर उसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग, बट हाँ इसमें हम लोग पूरे अच्छे से मोनेरा कर लेंगे, प्रोटिस्टा कर लेंगे, फंजाई कर लेंगे, प्लांटिया और एनिमिलिया के अलग से जब उनका चैप्टर आएगा, या फिर कोई सिमरन मैम आपको एनुअल किंगडम पढ़ाएगी, प्लांट किंगडम मैं ही पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, तो उसमें हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो इसी बात पे खत्म करते हैं आज का सेशन। बोर हो गए हो क्या, बता दो यार, बोर हो गए हो, मैम तब से बके जा रही है, इतना पढ़ा दिया हमें समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, इतने अजीब अजीब से नाम याद करने हैं, देखो कोई बात नहीं, अब मैंने लिखवा दिया है, लिख के करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा दिमाग पे, जब आप कोई चीज़ लिखते हो ना तो आपको अच्छे से याद रहती है, मतलब पर्सनली आई बिलीव याद मतलब एक बार पढ़ने से और एक बार लिखने से आई थिंक वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाती है। तो इसी बात पे सेशन खत्म करते हैं। आपको क्या करना है, द ड्रिल गाइस, जैसे कि मैम हमेशा बोलती हैं, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और पढ़ाई करते रहो, और मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलूंगी। चलो बाय बाय।